उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। अब भूपेश जी, आप क्यों घबरा रहे हो? प्रधानमंत्री जी का इशारा भ्रष्टाचारियों पे है। जब से प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी सरकार बनी है जो भ्रष्टाचार पे लगातार कार्रवाई कर रही है। और जब भ्रष्टाचारियों पर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होती है तो भूपेश जी सामने आते हैं, और जब कोयला घोटाला, शराब घोटाला के मामले जब प्रकरण बनते हैं तो कांग्रेसी पंजा उनके संरक्षण में सामने आता है। तो ये तो कार्रवाई होगी ही और हो रही है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही लक्ष्य बनाए हैं। एक बात लगातार वो 2018 के बाद उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18, 19, 20, 23 आ गया, हर महीने एक बार इस मुद्दे को दोहराते हैं। और वो मुद्दा रहता है कि डॉक्टर रमन की संपत्ति बढ़ी है। हर बार ये प्रेस में इनका बयान आता है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इसके पहले भी शायद उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। बिलासपुर के हाई कोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, और 18 के बाद लगातार जिस मुद्दे को उठाते रहे हैं, न्यायालय का फैसला क्या आया उसके बाद भी वो रिपीट और रिपीट करते हैं। यानी न्यायालय, उच्च न्यायालय पर भी भरोसा भूपेश बघेल को नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से अपने फैसले में कहा, डबल बेंच का ये फैसला था, ये आरोप तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बता के खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी 2018 से वही राग अलाप रहे। हर महीने प्रेस में डॉक्टर रमन की संपत्ति की बात होती है। इससे बड़ा और कौन सा मंच मिलेगा जहां पे जांच के बाद, और इसमें आपको बता दूं 2003 का इलेक्शन, 8 का इलेक्शन, 13 का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन जिस आधार पे आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग इसका हिसाब लेता है। और चुनाव आयोग को शंका होता है तो ये सारा आईटी डिपार्टमेंट को जाता है। मगर इस पूरे मामले में जो ग्रीन चिट, जो चिट मिला है, वो स्पष्ट रूप से मिला है कि 3 का और 8 का, 13 के सभी जांच करने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी वो बोलना नहीं भूलते। शायद आने वाले 4 महीने तक भी लगातार इस बात को दोहराते रहेंगे। वो उनकी आदत का हिस्सा बन गया है। दूसरा विषय जिसके बारे में उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाते हुए बात कही थी, प्रधानमंत्री के बयान थे कि 19 से 23 के बीच 2161 करोड़ का घोटाला भूपेश सरकार ने किया। इसमें आपत्तिजनक क्या बात है? किया है, प्रमाण है। और इस पूरे मामले में आपने पूरे के पूरे तंत्र को करप्ट कर दिया। सरकारी शराब आउटलेट पर शराब माफिया का कब्जा हो चुका है। स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरे शराब मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग, वहां के पदाधिकारी कुछ आईएएस, अनवर ढेबर और उनका ग्रुप के साथ साथ 800 आउटलेट का अपने लोगों को पोस्ट किया गया। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट, जिस प्रकार से 800 शराब दुकान के आउटलेट में बिक्री को मैनेज किया, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का पहला कदम था। दूसरा कदम, नकली होलोग्राम से माध्यम से 30% से ज्यादा शराब वो 800 आउटलेट में बिक रहा है। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है कि एक तो अपने लोगों को एजेंसी बैठा के 800 दुकानों में बैठा दिया, और बैठाने के बाद उस नकली होलोग्राम का उपयोग करते हुए बिना टैक्स पटाए सरकार का रेवेन्यू लॉस, वो बोलता है ना, नुकसान कहाँ हो रहा है। अरे भाई 30% शराब बिना होलोग्राम के निकाल रहे हो, अवैध रूप से आउटलेट में बेच रहे हो। इस विषय को लेकर आप देखने चाहिए। और महत्वपूर्ण विषय जिसमें
यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से सर्विस करता है पूरे जीवन भर, तो उसके संपत्ति में कितना इजाफा होता है, जितना उसकी संपत्ति और जितना उसको तनख्वाह और पेंशन मिलता है। मगर इस मामले में ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, वो संपत्ति वो चैनवर का हो, अरुण त्रिपाठी का हो, अनिल टुटेजा का हो, 121 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की गई। 53 करोड़ 53 एकड़ जमीन नया रायपुर में अनवर ढेबर ने खरीदा। ये रातों रात पैसा कहाँ से आया? शराब के ही पैसे का उपयोग किया। और सबसे बड़ी बात जो ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिया, उन्होंने कहा इस चार्जशीट का वो शब्द महत्वपूर्ण है मीडिया के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जिक्र किया है। मेरी समझ में किसी प्रदेश का टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वहाँ का मुख्यमंत्री होता है, तो क्या टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को शंका के घेरे में ईडी के पूरे जांच में इशारा उधर हो रहा है, तो क्या उस दिशा में राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत करेंगे? क्या भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई करने की ताकत है? तीसरा विषय जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा है, इनका इतना ही समझ धान की खरीदी में, अभी उसके बारे में झूठा कौन प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने की हिम्मत करते हैं, मगर ये नहीं समझ है कि धान और चावल में कितना फर्क है। एफसीआई जो होती है केंद्रीय पूल में चावल लेती है, धान नहीं लेती भाई। धान अलग होता है और चावल अलग होता है, और जो केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है वो भुगतान चावल पर किया जाता है। इन्होंने आरोप लगाया था 18-19, 19-20, 20-21 में और 21-22 में धान खरीदी हुई। 18-19 में 80 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी हुई। 67% चावल बनता है धान का, 67%। 100 क्विंटल में 67 क्विंटल धान का चावल हो जाता है, बाकी भूसे निकल जाते हैं। तो 67%, यदि 18-19 में 80 लाख मेट्रिक टन हुआ तो 53 लाख मेट्रिक टन चावल बना। चावल का 45 लाख मेट्रिक टन तो केंद्र ने खरीद लिया भाई, 80% खरीद लिया। अब बोलते हो खरीद नहीं रही केंद्र सरकार। 19-20 में 83.95, 83.95 लाख मेट्रिक टन खरीदा। इसका चावल बना 56 लाख मेट्रिक टन। इसका 97%, 54.98, 54.98% चावल को केंद्रीय पूल में खरीद लिया गया। इसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि खरीद नहीं रही, पैसा केंद्र का जाता है। 20-21 में 90 लाख मेट्रिक टन चावल में से 61 लाख यानी 67% चावल, जिसमें से 70% केंद्रीय पूल में लिया। और 21-22 में 97.99 लाख मेट्रिक टन में से 65 लाख मेट्रिक टन में से 51.73 लाख मेट्रिक टन, 78%। अब चावल पूरा का पूरा केंद्र सरकार खरीद रही है, पूरा पैसा दे रही है। इनको ये कहने में आपत्ति क्या है कि 80% पैसा धान का किसानों को छत्तीसगढ़ के केंद्र की सरकार दे रही है। और ये प्रमाणित हो जाता है इन आंकड़ों में कि केंद्र सरकार जो पैसे दे रही है वो चावल के लिए देती है, धान नहीं खरीदती। भूपेश जी धान के आंकड़े बता रहे, कल भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस प्रकार के भ्रम पैदा करने की जिस स्थिति बनी हुई है और इस भ्रम को दूर करने का उपाय ये, भूपेश जी ने कहा कि मोदी जी आए, भाषण दे के चले गए। मैं मोदी जी के साथ, भूपेश बघेल जी के साथ उस मंच में मौजूद था जहां पहला कार्यक्रम हुआ, सरकारी कार्यक्रम। उस सरकारी कार्यक्रम में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी थे, भूपेश जी ने भी भाषण दिया। वहां प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया, सौगात के लिए, रेलवे के लिए, नेशनल हाईवे के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।